हेलो एवरीवन। हमारा ये जो है मोसबेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट पार्ट है और इसमें हम देखेंगे स्प्रिंग क्रोसओवर, बैकपाइप डोनेशन और एक एसएन का केस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बैकपाइप डोनेशन। बैकपाइप डोनेशन में क्या होता है, मेटल के पास दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं। उसके पास एक बैकएंड ऑर्बिटल होता है और एक होता है फील्ड ऑर्बिटल। और बैकपाइप डोनेशन के लिगैंड के पास जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है और उसके पास एक एंटी बॉन्डिंग या फिर जो एक बैकएंड ऑर्बिटल होना जरूरी है। बैकपाइप डोनेशन में क्या होता है, जो लाइगेंड की जो लाइगेंड क्या करता है, अपने जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट करता है मेटल की तरफ, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और बैकपाइप डोनेशन में क्या होता है, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये करता है अपने जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फील्ड ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर देता है इसके पाई स्टार या फिर जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है और इसी को हम बोलते हैं बैक पाई डोनेशन। इसको हम बैक पाई डोनेशन लिख सकते हैं या पाई बैक डोनेशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं डोनेशन। अगर एग्जांपल देखा जाए, फॉर एग्जांपल Fe और CO एज अ लाइगेंड। CO के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसके पास एक पाई स्टार ऑर्बिटल भी होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें क्या करता है, जो CO क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करता है Fe की तरफ और Fe जो होता है अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करता है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी वजह से बैक पाई डोनेशन होता है। और बैक पाई डोनेशन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, Fe के न्यूक्लियर के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब Fe की अब यहाँ पर जो बैकपाइप डोनेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Fe न्यूक्लियर के अराउंड जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो पहले देखा था Fe57 जो था उसके लिए जो डेल्टा आर आ रहा था वो आ रहा था हमारा नेगेटिव, ठीक है, जिसकी वजह से जब हमारी आइसोटोप में शिफ्ट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो भी इंक्रीज करेगा। तो बाय फॉर्मूला अगर आइसोमर्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है यानी कि उसका वेव फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमारी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ग्रेटर द बैकपाइप डोनेशन स्मॉलर द आइसोमर शिफ्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं FeCN का केस अपॉन 5 लग रहे हैं CN और ये X है। X एक लाइगेंड है, X के प्लेस पर मैं जो है NO भी रख सकता हूँ, NO प्लस CO भी रख सकता हूँ और SO3 2 नेगेटिव रख सकता हूँ या PPS3 भी रख सकता हूँ और भी लिख देते हैं NO2 या NO2 रख देता हूँ या फिर NH3 या फिर H2O, तो इनमें से कुछ भी रख सकता हूँ। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लगाया गया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है ये मॉडरेट लाइगेंड है जबकि ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो ऊपर जाते वक्त स्ट्रॉन्गर लाइगेंड इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड ऊपर है स्ट्रॉन्गर लाइगेंड और नीचे है वीकर लाइगेंड। और स्ट्रॉन्गर लाइगेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये पाई बैक डोनेशन जो है इंक्रीज हो रही है। इसके केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बैक पाई डोनेशन हम देखने को मिलेगी, पाई बैक डोनेशन वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं आइसोमर शिफ्ट डाटा लिखता हूँ मिलीमीटर पर सेकेंड आइसोमर डाटा लिखता हूँ तो इसके केस में अगर या इस वाले अगर Fe या जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है अगर X में की जगह मैं NO पुट कर देता हूँ तो मुझे आइसोमर शिफ्ट आएगी Fe की वो 0 आती है, लेकिन अगर मैं CO पुट करता हूँ तो आइसोमर शिफ्ट आ जाएगी प्लस 0.15 और अगर SO2 नेगेटिव पुट करता हूँ तो मेरी आ जाएगी 0.22 और ये पुट करने पर 0.23 और इससे नीचे 0.24 और इससे नीचे 0.26 और इससे जो H2O पुट करने पर जो आइसोमर शिफ्ट आती है 31। अगर इस डाटा को देखोगे तो स्ट्रॉन्गर द लाइगेंड आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज हो रही है और वीकर द लाइगेंड आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज हो रही है। तो नीचे जाते वक्त जो है हमारी जो है आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज हो रही है जबकि ऊपर जाते वक्त आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जो है बैकपाइप डोनेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम बैकपाइप डोनेशन हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम बैकपाइप डोनेशन और नीचे जो है मिनिमम बैकपाइप डोनेशन।
तो इससे हमें पता चलता है कि ना किस तरह से जो है बैक पार्ट डोनेशन इफेक्ट डालती है आइसोमर शिफ्ट पे। अब एक केस रह गया है एसएन हैलाइड का केस। ठीक है, एसएन हैलाइड का केस हमने पहले भी बताया था, बट उसमें कुछ चीज़ें बतानी रह गई थी, तो वो देख लेते हैं। तो हमने वहाँ पर जो लिखा था, सबसे पहले जो केस लिखा था वो था SNI4 था, और वहाँ पर लिखा था SNBR4, SNCl4, SNF4, और यहाँ पर एक नया केस जोड़ देते हैं SNF6 नेगेटिव। अब दरअसल में क्या होता है, ये SNF4 क्या होता है, ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहाँ पर हमने ये नहीं बताया था, ये SNF4 जो होता है आयनिक होता है। इसकी वजह से इसमें क्या आता है, डबलेट सिग्नल आते हैं। ठीक है, लेकिन ये और क्यों लिखे गए? दरअसल में अगर मैं SNF4 की जो मोसबे स्पेक्ट्रम में जो पीक आती है, सबसे इसकी ग्रेटेस्ट आइसोमर शिफ्ट आती है, और SNBR की जो आइसोमर शिफ्ट आती है वो इससे थोड़ी सी कम आती है, और SNCl के केस में इससे कम आती है। लेकिन SNF4 के केस में जो पीक्स आती है वो इससे कम तो आती है, लेकिन डबलेट आता है, और SNF6 के केस में सबसे ही कम आइसोमर शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। दरअसल में ऐसा ट्रेंड क्यों आ रहा है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। क्या है, अगर I4 अगर हैलाइड से बात में करें तो I जो आयोडीन है ये सबसे ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पर SN के केस में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम नहीं हो रही है। और आपको पता है कि ना SN के केस में क्या होता है, जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द वेव फंक्शन ऑफ द S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर केस देखें तो ये जो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज नहीं कर पा रहा है SN पर, तो इसी वजह से जो आइसोमर शिफ्ट होती है उसकी सबसे ग्रेटेस्ट होती है। अगर Cl की बात करी जाए तो यहाँ पर Cl जो है ग्रेट आई के कंपेरिजन में जो है ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर पाएगा तो आइसोमर शिफ्ट भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से ये आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज हो रही है, और जबकि यहाँ पर आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज हो रही है। SNF4 केस में क्या है, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है, और SN6 के केस में वो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है, इसी वजह से सिर्फ एक ही सिग्नल आ रहा है। लेकिन सबसे जो आइसोमर शिफ्ट आ रही है सबसे लोवेस्ट SN2 नेगेटिव आ रही है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचता है वो है स्पिन क्रॉसओवर, तो इसको रफ करते हैं और वही पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो है लास्ट टॉपिक आता है स्पिन क्रॉसओवर। स्पिन क्रॉसओवर में क्या होता है, स्पिन से आप समझ गए, स्पिन क्रॉसओवर से आप समझ गए होंगे कि ना स्पिन का चेंज होना। दरअसल में जब कॉम्प्लेक्स में जो लो स्पिन है वो कन्वर्ट कर जाती है हाई स्पिन में, या फिर हाई स्पिन कन्वर्ट कर देता है लो स्पिन में, तो उसे हम स्पिन क्रॉसओवर बोलते हैं। अब ये लो स्पिन से हाई स्पिन में या फिर हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट कैसे होगी? दरअसल में अगर फॉर एन एग्जाम्पल FePHEN का होल ट्वाइस, ये PHEN जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, और इसके साथ एक और रखा है NCS का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर जो Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है, 2+ ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Fe की, यहाँ पर Fe 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 3D6 4S0। तो यहाँ पर अगर इसको मैं देखता हूँ, ये अगर मैं इसको डिटरमाइन कर रहा हूँ 160 केल्विन, टेम्परेचर रखा है मैंने 160 केल्विन, तो यहाँ पर जो रिएक्ट करेगा ये हाई स्पिन फॉर्म में रिएक्ट करेगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो T2G और Eg, यानी कि हाई स्पिन है तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इन्वायरमेंट देखो, यहाँ पर जो लिगेंड इन्वायरमेंट है वो नॉन स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल, जिसकी वजह से वाटर पोल स्प्लिटिंग आएगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी नॉन स्फेरिकल है, तो यानी कि जो हमारे पास वाटर पोल स्प्लिटिंग आएगी वो मैक्सिमम आएगी, जो मैंने पहले भी केस देखा था। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर जो वाटर पोल स्प्लिटिंग आएगी
वो मैक्सिमम आएगी, यानी कि डेल्टा ई की जो आएगा वो ग्रेटर आएगा। और अगर मैं 160 पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका डाटा भी देता हूँ, तो हमारी जो आइसोमर शीट आती है वो आती है 0.96 और जो डेल्टा ई क्यू आता है वो आता है हमारा 3.03 आता है। बट अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब अगर मैं Fe2 पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ 82 केल्विन पर, तो 82 केल्विन पर क्या होता है, ये क्या होता है लो स्पिन में कन्वर्ट होता है। और लो स्पिन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो आ जाएगी हमारी T2G6 और EG0। आप देखोगे कि ना ये जो नॉन स्फेरिकल एनवायरनमेंट था वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया, स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर लाइगेंड वाली वो कॉन्फ़िगरेशन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी एब्सेंट होगी नॉन स्फेरिकल वाली, तो इसकी जो पिक्स होगी वो क्लोज्ड आ जाएगी, यानी कि हमारा जो डेल्टा ई क्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 82 केल्विन पे कर रहा हूँ तो आइसोमर शिफ्ट आएगी मेरी 0.43 आती है, डाटा लिखा गया है बुक में से। और जो डेल्टा ई क्यू आता है वो आता है 0.35 आता है। अब आप देख रहे होंगे कितना डेल्टा ई क्यू कितना चेंज हो रहा है। और हाँ, ये जो डाटा लिखा गया है ये मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में लिखा गया है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें स्प्लिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो यही होता है स्प्रिंग क्रॉसओवर। स्प्रिंग क्रॉसओवर और कुछ नहीं, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा गया है। इसमें क्या होता है उसमें अगर टेम्परेचर ग्रेटर होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है वो हाई स्पिन में प्रेजेंट होता है, जबकि अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो हमारा जो होता है Fe या जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्फेरिकल यानी कि लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब लो स्पिन में कन्वर्ट हो गया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो स्फेरिकल होता है, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कभी कभार किसी इसमें क्या होता है जो पिक्स आती है नॉन रिजोल्वेबल आती है, यानी कि उसको रिजोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा जाता है उसका फिर। तो ये थी हमारी मोज़बेयर स्पेक्ट्रा का लास्ट पार्ट। तो इसके साथ ही मोज़बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।